Hello everyone. So today we're going to start the first chapter of our history 7th class NCRT. तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। 6th क्लास में हमने एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, एशियंट हिस्ट्री पढ़ा था। अब इसका मतलब क्या है आप सोच रहे होंगे। इसका मतलब ये है, हमने वहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, और हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था। तो ये चेंजेस, ये जो काफ़ी प्राचीन काल में जो बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, तो लोग किस किस तरीके से डेवलप होते हैं। हमने फार्मर हर्डर्स के बारे में बात करी थी। हमने किस किस बारे में बात करी थी? हर्डर्स के बारे में बात करी थी, अगर आपको याद हो। हमने हर्डर्स के बारे में बात करी थी, ठीक है, कुछ याद आ रहा है? हर्डर्स के बारे में बात करी थी, और कहाँ कहाँ पे लोग, पहली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे डेवलप हुई, हमने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। अब हम जो 7th क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 7th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, मध्यकाल, ठीक है। ये हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है जो चेंजेस हम 1000 साल में देखते हैं। ये जो पीरियड है ये है हमारा 700, ये मैं दोबारा से, चलो, ये जो हमारा पीरियड है ये 700 से लेकर, हाँ जी, ये जो हमारा पीरियड है 700 से लेकर ये है हमारा, तो इसमें 1700 तक का ये हमारा पीरियड है। तो इसके बीच में जो जो चीज़ें घटित होती हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है? एक मैप दिखाई दे रहा है हमें। ये हमें एक मैप दिखाई दे रहा है। जो हमारा मैप बनाया, किसने बनाया है? जो मैप 1 है ये बनाया है 1154 सी। सी मतलब कॉमन ईरा। एक अरब जियोग्राफर थे जिनका नाम था अल इद्रिश। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा, फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने, तो इसको ध्यान रखना। अरब जियोग्राफर हैं जिन्होंने ये मैप बनाया है, ठीक है। दिस सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इन अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप है फ्रॉम दिस लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? एक तो मैप ये है हमारे पास जो बनाया है 1154 में अल-इद्रिश ने, ठीक है। उसके बाद एक मैप और हमें दिखाई देता है ये, जो इससे लगभग 600 साल बाद बनाया जाता है। अब इन मैप्स में क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं वाले मैप? तो पहला इशू ये है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप बनाया है इसमें कोई कुछ भी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है, काफ़ी सारी गलतियां हैं। यहाँ पर इन्होंने साउथ के बारे में बता रखा है जो गलत है, ये श्रीलंका बता रखा है। अब गलत किस लिए है? क्योंकि उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी और लोगों को भी कम जानकारी थी उस टाइम पे, अगर जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो सोर्सेस कम थे, कम जगह वो गए हुए थे, तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी थी जब इन्होंने मैप बनाया। जो मैप 2 है वो बनाया हमारा 1720 बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर जो मैप बनाते। अभी क्या बोल रहा है कि दोनों मैप डिफरेंट हैं, क्योंकि साउथ इंडिया पहले मैप में अलग जगह दिखाया हुआ है जो बहुत छोटे एरिया में है, और नॉर्थ इंडिया में क्या दिखाया हुआ है, उसके नॉर्थ इंडिया के ऊपर ये श्रीलंका दिखाया हुआ है, ठीक है, श्रीलंका, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये वाली दिक्कतें थी इस मैप में। अगर आप इंडिया का मैप अभी देखते हो तो लगभग ये जो इंडिया का मैप है हमारा इस टाइम पर है, उसी के हिसाब से आप देखिए। ये हमारा, यहाँ पर हमारा साउथ है, ये हमारा सेंट्रल इंडिया हो गया, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, और इधर ये है श्रीलंका। तो काफ़ी एक्यूरेट मैप है जो हमारे 1754 में बनता है, ठीक है बेटा। और इसमें काफ़ी वेल नोन नेम भी क्या बोलता है कि जैसे जो अबे के जो एरियाज़ हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, इसमें मेंशन करा गया है। तो ये हम चेंजेस देखते हैं दो मैप में 600 साल के अंतराल में, मैप 1 और मैप 2 में, ठीक है बेटा। कन्नौज में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे जाएगा अगर हमें डिटेल में देखेंगे हम। एनीवे, ओके, सो मूव अहेड। हाँ जी, equally important is the fact that the science of cartography differed in two periods. When historians read documents, maps
and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. तो जो कार्टोग्राफी मतलब जो मैप बनाने की कला है, हम देखते हैं 2 पीरियड में कि अलग अलग है। काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस तरीके से उन्होंने चीज़ें रिफ्लेक्ट करी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, इसका मतलब क्या होता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज? ये क्या कह रहा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो वक्त के साथ उनका मीनिंग चेंज हो गया है, ठीक है। तो पहले 100 साल पहले जिस शब्द को हम अलग तरीके से बोलते थे, अब उसको हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं और बोलते हैं। तो इसका मतलब है न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो ये क्या बोल रहा है, आप ये देखिए, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो मेडिवल पर्शियन थी वो डिफरेंट है। जो मेडिवल पर्शियन एक भाषा है, पर्शियन भाषा, वो डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन से। जो अब मॉडर्न टाइम पे जो पर्शियन भाषा बोली जाती है वो अलग है, क्योंकि इसमें जो ग्रामर और जो वोकेबलरी है उनके शब्द के मीनिंग भी चेंज हो गए, ठीक है। ये टाइम के साथ एक क्या आता है, एक चेंज आया है। जैसे एक हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा वर्ड हिंदुस्तान है, तो जब हिंदुस्तान सबसे पहले जो मिनाज ए सिराज एक क्रॉनिकलर थे पर्शियन, जिन्होंने पर्शियन में लिखा है 13वीं सेंचुरी में, तो ये क्या बोलते हैं कि जो सबसे पहले टर्म हिंदुस्तान आया, जिसको हम इंडिया समझते हैं, तो इनका जब इन्होंने हिंदुस्तान बोला तो इनका रेफरेंस पूरे जो अभी का भारत है उसके लिए नहीं था। जो एक पर्टिकुलर एरिया है जैसे पंजाब, हरियाणा और जो एरिया आता है गंगा और यमुना के, तो इसको इन्होंने एक पॉलिटिकल सेंस में बोला, पॉलिटिकल सेंस में बोला, जहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत रूल करती थी। इस हिसाब से उन्होंने बोला कि ये हिंदुस्तान है। अब इसमें एक छोटा सा एरिया आप देखेंगे, पंजाब हरियाणा जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया का पार्ट आ रहा है, इसको इन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया। लेकिन हम जैसे जैसे हम आगे देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो अभी तक इन्होंने साउथ इंडिया इसमें अटैच नहीं करा है, वो बस नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट को हिंदुस्तान बोल रहे हैं। उसी के साथ क्या होता है, 16वीं सेंचुरी में बाबर यूज्ड हिंदुस्तान। 16वीं शताब्दी में बाबर जो मुग़ल रूलर हैं वो इस शब्द को यूज़ करते हैं हिंदुस्तान को। अब वो किस हिसाब से यूज़ करें, अब उनके दिमाग में एरिया नहीं है जो हमने पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के आसपास का है, वो क्या किस हिसाब से बता रहे हैं, जो वहाँ पर फोना और कल्चर है, जो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स हैं और किस तरह का वहाँ का चीज़ें हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसी के साथ एक इम्पोर्टेंट पोएट हैं जिनका नाम है 14वीं सेंचुरी में अमीर खुसरो। उन्होंने वर्ड यूज़ करा हिंद, वो यूज़ करा उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ज्योग्राफी और जो हमारा कल्चर है इंडिया का उस टाइम पे जो एग्जिस्ट करता था उस हिसाब से उन्होंने हिंद यूज़ करा। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विद इट टुडे। तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि जो हिंदुस्तान अब हम बोलते हैं उस टाइम पर जो पॉलिटिकली या फिर नेशनली इसका उस हिसाब से इन्होंने नहीं बोला था जो हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। कि जो भी इनके पास हिस्टोरियन के पास जो भी दस्तावेज मिले, जो भी इन्होंने रिसर्च करा, कि जो हिंदुस्तान अभी हम जो बोलते हैं उसमें हम पूरे हिंदुस्तान को कल्चर के मुताबिक, पॉलिटिक्स के मुताबिक एक चीज़ों को सारी चीज़ को बांटते हुए पूरा हिंदुस्तान है। लेकिन उस टाइम पर इस हिसाब से नहीं बोला गया था, एक पर्टिकुलर एरिया को हिंदुस्तान बोल दिया था। आपको बस इतना सा समझना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें, कि जो पहले हिस्टोरियन थे जिनका नाम था मीन ए सिराज, 13वीं शताब्दी में उन्होंने हिंदुस्तान बोला था। उसके बाद 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ये नाम यूज़ करा था हिंद। ठीक है, जो हिंदुस्तान का अभी मीनिंग है वो उस हिसाब से उन्होंने नहीं बोला था, एक पर्टिकुलर एरिया को बोला था बस। ठीक है बेटा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि टर्मिनोलॉजीज किस हिसाब से चेंज होती है, कुछ शब्दों का मतलब कैसे कैसे चेंज होता है। तो जैसे एक शब्द है फॉरेनर। फॉरेनर मतलब जो दूसरे देश में रहता है, जो इस देश का वासी नहीं है, वो किसी भी देश का हो। जैसे ये देश 1 है, ये देश 2 है। अगर ये कोई आदमी इधर से इधर आता है तो हम इसको बोलेंगे फॉरेनर। इधर से उधर जाता है तो हम बोलेंगे फॉरेनर। लेकिन पिछले पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था। फॉरेनर मतलब कुछ वो क्या बोलते थे, फॉरेनर वो होता था, मैं आपको बताता हूँ, फॉरेनर वो होता था जो हमारे विलेज में नहीं रहता था। जैसे एक विलेज ये है, विलेज 1, ठीक है,
ये हो गया विलेज 2, ये हो गया विलेज 3, ये हो गया विलेज 4, ठीक है। अब ये आदमी अगर इधर जाता है तो पहले उस टाइम पे इसको भी फॉरेनर बोलते हैं, बेशक ये एक ही एरिया पे रह रहे हैं, सपोज ये इंडिया वाले पार्ट में ही रह रहे थे, ठीक है, लेकिन इनको ये फॉरेनर कंसिडर करते थे। कोई जंगल में रह रहा है, यहाँ पर जंगल है, ठीक है, कोई जंगल में रह रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे, कोई जंगल से गांव की तरफ आ गया तो उसको बोलेंगे ये फॉरेनर है। या कोई सिटी में रह रहा है, ठीक है, कोई ये गांव वाला सिटी में गया तो उसको ये क्या बोलेंगे कि ये फॉरेनर है उस टाइम पर। अब इसका मीनिंग चेंज हो चुका है, जैसे मैं आपको दोबारा यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपेयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर, उस सोसाइटी और कल्चर का वो पार्ट नहीं था। हिंदी में इसको बोलते हैं परदेसी, सच अ पर्सन, और पर्शियन में क्या बोलते हैं, अजनबी। जो अजनबी शब्द है वो पर्शियन में, हिंदी में बोलते हैं परदेशी, इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसको फॉरेनर, ठीक है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। क्या बोल रहा है, जो शहर में आदमी रह रहा है, जो गांव, वो क्या कंसिडर करेगा कि जो गांव में आदमी रह रहा है उसको, जंगल में रह रहा है या गांव में रह रहा है, उसको फॉरेनर वो मानेगा। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव डिफरेंट, लेकिन दो आदमी अगर एक ही गांव में रह रहे हैं, अलग अलग उनका कल्चर कुछ है, तो उसको वो फॉरेनर नहीं मानते। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, हिस्ट्री के हम सोर्सेज देखते हैं कि डिफरेंट काल में आप क्या देखते हो कि जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार हैं, वो अलग अलग तरह के सोर्सेस उन्हें मिलते हैं और उस हिसाब से उन्होंने अपना जो कालखंड में, जैसे हमने एशियंट हिस्ट्री बोली, हमने 6th क्लास में एशियंट पढ़ी थी, अभी हम मेडिवल पढ़ रहे हैं। 6th क्लास में हमने एशियंट पढ़ी थी, अभी हम मेडिवल पढ़ रहे हैं, और आगे की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो एक 3 कालखंड में हमारी हिस्ट्री को बांटा गया। तो उस हिसाब से जो हिस्टोरियंस होते हैं, उनके पास जो दस्तावेज होते हैं, जो उन्होंने रिसर्च करा, जो उन्हें मिला रिसर्च करते हुए, तो उस हिसाब से उन्होंने बांटा हुआ। लेकिन जो हमारे पीरियड है, जो हमारा ये पीरियड है 1000 साल का, इसमें क्या दिक्कत है कि मेडिवल एरिया है, जो मेडिवल जो हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास में, ये थोड़ी थोड़ी ओवरलैप करती है, मतलब मिली जुली रहती है। मॉडर्न सेव का भी इसमें प्रभाव आता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पीरियड हो गया, ये है 700 से लेकर 1750, तो लगभग 1000 साल के हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। राजाओं की नई नई सभ्यता रूल्स मिलते हैं, और किस तरीके से डायनेस्टी चेंज हुई उसके बारे में हम पढ़ते हैं, किस तरीके से लोग डेवलप हुए, क्या क्या कल्चर चल रहा था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वही बात ये बोल रहे, यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी। एक कंटिन्यूटी रहेगी जो हम एशियंट इंडिया में पढ़ते हैं, जिस पे वो रिलाई करते हैं, जैसे कि किस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करा और उसको कालखंड में बांटा। जैसे कि उन्होंने स्टडी करी कॉइन्स की, इंस्क्रिप्शंस की, आर्किटेक्चर की, जो इन्हें रिकॉर्ड्स मिले उनसे इन्फॉर्मेशन मिली। और कहीं पे देयर इज़ ऑल्सो, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी भी रहती है। हमें बहुत सारे टेक्स्ट रिकॉर्ड मिले जिससे हम इस पीरियड्स के बारे में पता लगते हैं। दिस स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड, पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर। हम क्या कहते हैं, पहले पुराने टाइम पे पेपर नहीं था, तो पीपल यूज टू राइट ऑन डिफरेंट थिंग्स। पेड़ के पत्तों पे लिखते थे, बार्क ऑफ द ट्री पे लिखते थे। तो यहाँ पे अब पेपर धीरे धीरे सीन में आ गया। ये क्या बोलता है, इन द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। पेपर मिलने तो लगा, लेकिन बहुत महंगा था, ईजिली अवेलेबल नहीं था, इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं था जैसे आज के टाइम पर है। तो अब उसको 13th सेंचुरी में एक स्कॉलर था, उसको एक बुक लिखनी थी, लेकिन उसके पास पेपर नहीं था, ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर। तो उसने क्या करा कि उसने जो भी लिखा हुआ था, पहले उसको उस पूरी बुक को वॉश कर दिया, उन पेपर को सुखाया, उस बुक को सुखाया, उसके बाद उसने उसको दोबारा से यूज़ करा। A century later, if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. तो क्या करें, इस टाइम पे हमें बहुत ईजिली पेपर मिल जाता है, कोई शॉपकीपर भी देता है, लेकिन उस वक्त हमारे पास पेपर नहीं था। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, कि उन्होंने जो धार्मिक किताबें लिखी हुई हैं, लेटर्स हैं, सेंट्स की टीचिंग है, सेंट्स मतलब जो ऋषि गुरु होते हैं,
और जो कानूनी कार्रवाई के रिकॉर्ड हैं, रजिस्टर हैं अकाउंट्स और टैक्सेस के। और हमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं जो हाथों से लिखी जाती हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्टेड बाय जो बहुत सारे जो वेल्दी लोग हैं, रूलर्स हैं, टेम्पल्स हैं, इन्होंने जो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं कलेक्ट करे इन अ फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी और आर्चाइव्स। किस किस में कलेक्ट करे? आर्चाइव्स कौन सी जगह है? जहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा गया। दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो इनसे जो हमारे हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, इनको बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली। अब क्या देखोगे, उस टाइम पर हमारे पास कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। तो हाथों से ही जो भी लिखा जाता था वो हाथों से ही लिखा जाता था, क्योंकि हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो उस टाइम पे एक जो दिक्कत जो काफ़ी देखने में आई, अगर आप अपने फ्रेंड का कुछ होमवर्क कॉपी करते हैं तो आप देखोगे कुछ ना कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करते हो, या आपको समझ नहीं आया कोई वर्ड, या आप ए अलग तरीके से बनाते हो, वो अलग तरीके से बनाता है। तो हम क्या देखते हैं कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो एक बुक को अगर आपको उसकी 200 कॉपी बनानी है तो उसको 200 बार लिखा गया। उसके बाद 100 साल में उसको हज़ारों बार लिखा गया। तो क्या होता है, जो पहली कॉपी थी और जो 1000वीं कॉपी थी, दोनों में बहुत सारा चेंजेस है, क्योंकि जो कॉपी कर रहा है वो अपने हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐड हो जाती थी, वो कुछ शब्दों का मतलब चेंज होता था। तो हम क्या देखते हैं कि जो पहली जो ओरिजिनल किताब थी, जो बाद में लिखी गई लंबे टाइम बाद, उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसी बात को ये बताता है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ इट। ये क्या बोलता है कि आप देखोगे आपने जो होमवर्क कॉपी करा है अपने दोस्त से, उसमें और आपके में काफ़ी सारे चेंजेस रहेंगे। उसी तरीके से जो स्क्राइब मतलब जो लिखने वाले होते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करते थे, वहाँ पर भी थोड़े थोड़े चेंजेस, कहीं पे शब्द चेंज हो गए, कहीं पे सेंटेंस चेंज हो गया। तो हज़ारों साल में, पूरे 100 साल में, हज़ारों साल में आप देखोगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कॉपी कर रहे हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं पर्शियन में लिखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ऑथर ने लिखी, वो हमें नहीं मिल पाती थी। We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscripts version of the same text to guess what the author had originally written. तो क्या बोल रहे हैं कि हिस्टोरियंस ने, जो इतिहासकार, उन्होंने लगभग बहुत सारी टेक्स्ट पढ़ी जिससे कि पता लगे कि एक्चुअल उन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि जितनी भी उन्होंने पढ़े कहीं ना कहीं पे उन्हें बहुत सारे चेंजेस मिले। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, जो 14वीं सेंचुरी 14वीं शताब्दी के जो क्रॉनिकलर थे, जो बुक लिखते हैं, जियाउद्दीन बैरनी, इन्होंने एक सबसे पहले जो बुक लिखी थी वो लिखी थी 1356 में। 2 साल बाद उन्होंने एक चीज़ और लिखी थी। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। तो दोनों जो बुकें हैं, जो उन्होंने सेम आदमी ने लिखी हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। इससे पहले हिस्टोरियंस को पता था कि एक ही बुक लिखी, लेकिन बाद में 1960 में पता लगा उन्होंने दूसरी बुक भी लिखी थी जो लाइब्रेरी में खो गई थी। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब हम क्या देखते हैं कि 700 से 1750 के बीच में काफ़ी सारे सोशली और पॉलिटिकली ग्रुप्स बने। तो क्या क्या चेंजेस आए हम देखते हैं। एट डिफरेंट मूवमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक। तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजी भी हुई, जैसे कि इरीगेशन मतलब क्या होता है? इरीगेशन मतलब जब आप पानी देते हो खेत में, तो उसको हम इरीगेशन बोलते हैं। व्हील मतलब इससे पहले आप कुएं से पानी निकालते थे, लेकिन एक व्हील सिस्टम आया जिससे पानी आराम से निकाला जा सकता था। एक व्हील लगा दिया, उससे आप रस्सी से खींच सकते हैं, ये है व्हील, ठीक है। एक इधर से खींचेगा तो पानी आ जाएगा। अभी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्पिनिंग व्हील ये किस लिए, कि एग्रीकल्चर में जो यूज़ होती है व्हील चलाने के लिए, जिससे कि आप जो भी आपकी फसल है उसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। तो एक स्पिनिंग व्हील टेक्नोलॉजी आई, इरिगेशन हुआ, और फायर आर्म्स की इससे पहले लड़ाई जो होती थी, वॉर्स होते थे, उसमें
फायर आर्म्स का कोई यूज़ नहीं था, वो यूज़ होने लगी। उसी के साथ हमने क्या देखा, कुछ नए फूड्स और बेवरेजेस भी आ गए सब कॉन्टिनेंट में, जैसे पोटैटो आए जो पहले नहीं थे यहाँ पर, कॉर्न आए, चिलीस आई, टी आई, कॉफ़ी आई। ये बेवरेजेस में आते हैं जो आप पीते हो, जो गर्म चीज़ होती हैं जैसे टी या कॉफ़ी। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जैसे जैसे लोग मूव करते गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई अलग अलग जगहों से। ऐसा नहीं था कि पोटैटो पहले से यहाँ पर थे, लोग दूसरी जगह गए तो वहाँ से उन्होंने देखा ये वाला प्रोडक्ट वो लेकर आए। तो ये आदान प्रदान ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ेस का हो रहा था। तो ये वाले चेंजेस हम आगे भी जो हमारे चैप्टर हैं, चैप्टर 5, 6 में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकली जो चेंजेस हुए हम उनको देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये है पर्शियन व्हील जिसके बारे में बात कर रहा था। दिस इज़ द पर्शियन व्हील। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इधर से इन्होंने रस्सी बांधी हुई, इससे ईजिली पानी निकल जाता था। ठीक है, तो ये कि ऐसा पेड़ था जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहते हैं। ग्रेट मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो लोग दूर दूर जगहों पे, दूर दराज जगहों पे जा रहे हैं जिससे कि काम के लिए और उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी मिले। और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट एरिया है, दे हैड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू। सब कॉन्टिनेंट एरिया 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो हमारे जहाँ पर इंडिया है, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, हम इनको सब कॉन्टिनेंट में बोलते हैं। जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, ये हमारे किस में आते हैं, सब कॉन्टिनेंट एरिया में होता है। कॉन्टिनेंट होता है बड़ा, सब कॉन्टिनेंट उससे छोटा एरिया। जो एशिया है वो क्या है बेटा, वो कॉन्टिनेंट है। एशिया में जो हमारा एक छोटा पार्ट है जो हमने आसपास, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, पहले कंट्रीज ये थी नहीं, तो एक पूरा एरिया, क्षेत्रफल जो आता था इसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये वर्ड राजपूत आया, तो ये कहाँ से ड्राइव होता है, राजपुत्र। जो राजा का बेटा है उसको बोला राजपुत्र। लेकिन जो 8th और 14th सेंचुरी में काफ़ी चेंजेस आए, जो ये टर्म यूज़ होता है, ये टर्म यूज़ होने लगा वॉरियर्स के लिए, जो लड़ाई करते हैं, जो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं। पहले राजपुत्र एक राजपूत के बेटे को बोला गया था, लेकिन बाद में इस शब्द का मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया। जो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टेन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to the। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है कि पहले तो जो राजपुत्र नाम यूज़ करा गया वो राजपूत के जो राजा के बेटे के लिए नाम यूज़ करा गया, लेकिन बाद में जो भी बहादुर सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, अलग अलग मोनार्च मतलब अलग अलग टाइम पे जो राजा रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे ये टर्म राजपूत यूज़ करा गया, जो वर्ड योद्धाओं के लिए, जो बहुत वेलर मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लॉयल्टी है, उनके लिए यूज़ करा गया। पोइट्स ने यूज़ करा, बार्ड्स और पोइट्स मतलब जो चीज़ें लिखते हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कैस्थास। इस कैस्था जो कास्ट आती है, कैस्था में जो कास्ट ऑफ स्क्राइब मतलब जो लिखने वाले, जो सेक्रेटरी बने, ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। तो ये सारे ग्रुप एक चेंजेस, धीरे धीरे चेंज आने लगा। ठीक है, जो कैस्था कास्ट है वो सेक्रेटरी इस तरह की पोजीशंस अपनाने लगे। जो हमारे सिख हैं, जाट हैं, दे ऑल्सो केम इनटू इन्फ्लुएंस। इससे पहले इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं था किसी भी नाम को लेकर। अब हम क्या बोलते हैं, देखते हैं कि धीरे धीरे एक चेंजेस आ रहा है हैबिटेट में भी, जो भी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं इतने टाइम पीरियड में। और एग्रीकल्चर अलग हो गया है, जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा चेंज ग्रेजुअली आता जा रहा है। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे फॉरेस्ट ख़त्म होने लगा, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी ज़्यादा होने लगी। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। चेंज इन हैबिटेट, वातावरण में पूरा चेंज हो गया। जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे वो माइग्रेट कर गए। उसके साथ ही बहुत सारे लोग एक जगह रुकने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, जिनको हम पीजेंट्स बोलते हैं। और इसकी वजह से एक रीजनल मार्केट में भी इन्फ्लुएंस होने लगा। उसके साथ ही जो चीफ थे,
जो मोनेस्ट्री टेम्पल्स वो भी सीन में आने लगी। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। तो अब क्या हो रहा है कि बात जो हम चेंज की बात करें लाइफ स्टाइल में, कि अब क्या हुआ कि खेती बाड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, उसी के साथ पीजेंट एक ग्रुप बन गया जो एक जगह रुक के, पहले लोग मूव पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन अब रुक गए। उसके बाद हम सीन में क्या देखते हैं कि चीफ आए, जो ऋषि मुनि हैं, प्रिस्ट के लिए हम बोलते साधु होते हैं, मोनेस्ट्री टेम्पल का निर्माण होने लगा। उसके बाद एक सोसाइटी में एक बड़ा ग्रुप बन गया। अब क्या बना कि अब टैक्सेस देने ज़रूरी हैं सोसाइटी में, और गुड्स का आदान प्रदान होने लगा। इसी के साथ क्या होता है कि सोसाइटी में इकोनॉमिकली चेंजेस होने लगे, सोशल डिफरेंसेस आने लगे पीजेंट्स में। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर्स ऑल्सो केप्ट कैटल एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क। तो ये सारे क्या चेंजेस हो रहे हैं कि आप देख रहे हो कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोग कैटल्स को रखते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट वाला काम करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। तो अब हम धीरे धीरे क्या देखते हैं कि यहाँ पर काम के हिसाब से अब हमने क्या देखा, पहले इतना कुछ भी सिस्टम नहीं था, जंगलों में लोग रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एक ग्रुप बंटने लगा। ग्रुप जो बंटने लगा उसको हमने क्या नाम देते, जाति और सब कास्ट। अब जो जैसे काम करते थे उनको एक एक ग्रुप में हमने रखना चालू कर दिया, ठीक है। रैंक्स फिक्स नहीं थे, लेकिन एक ग्रुप में बंटने चालू हो गए उनके काम के हिसाब से, उनकी बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के हिसाब से। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो ये क्या करेगा कि जो ये ग्रुप्स बनाए गए थे इनका अलग अलग स्टेटस जगह जगह पे अलग अलग था। जातिस फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। तो जो आदमी एक ग्रुप में रहते थे, जैसे जो आर्टिस्ट हैं या कोई खेतीबाड़ी करता है या कोई सेना में है, तो इन्होंने अपने अपने ग्रुप बन गए, इनके मेंबर्स के एक रूल्स बन गए कि हमें किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है। कंडक्ट मतलब किस तरीके से हम जो भी चीज़ें करेंगे एक साथ करेंगे। कुछ रेगुलेशंस बनाए, जो एक एल्डर आदमी रखा गया, असेंबली हुई। डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया से जाति पंचायत, वो किस लिए बनाई गई, जिससे कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके, कोई दूसरा आप पे हावी ना हो। बट जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चिeftain, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। तो ये ग्रुप तो बन गए, लेकिन जो आपका गांव में जो भी चीफ है, जिसके भी अंडर आप राजा के अंदर आते हो, मेन रूल आप उसी का मानोगे, लेकिन एक छोटी छोटी यूनिट अब बननी चालू हो गई थी। अब इसमें हम देखते हैं रीजन एंड एम्पायर। तो ये इस वीडियो को मैं क्या करूँगा बेटा, ये 3 पार्ट में आपकी वीडियोस बनेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो भी वीडियोस, दूसरा पार्ट ख़त्म होगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आप डिस्क्रिप्शन आपको नीचे आप दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी, पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं रीजन और एम्पायर। रीजन मतलब जो एरिया है और साम्राज्य राजा का। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हम जो चेंजेस देखें, हम चोलास के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक्स के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो एक नई एंटिटी निकल कर आती है यहाँ पर, जो है प्रशति। प्रशति के नाम किसके लिए यूज़ करा गया है कि जो भी राजा महाराजा उसकी प्रशंसा के लिए एक संस्कृत वर्ड था प्रशति, उसको यूज़ करा गया। जैसे दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन बलबन थे। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ, ये क्या एक्सप्लेन करता है कि बहुत ही बड़े राज्य के वो राजा थे, जिनका राज्य बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक था, ईस्ट टू द गजनी इन द अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट, और पूरा साउथ इंडिया भी इनके कब्जे में था। पीपल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स जैसे गोडा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात अपेरेंटली फ्लैड बिफोर हिज आर्मीज। तो इतना ताकतवर था, उससे सब लोग डरते थे, उसकी आर्मी से पहले लोग वहाँ से भाग जाते थे। तो हिस्टोरियंस बोलते कि एक बड़े लेवल पे कॉन्क्वेस्ट हुआ, एरियाज़ को उन्होंने अपने अंडर करा। वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट। तो हिस्टोरियंस से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो रूलर्स थे वो एक एरिया से दूसरी जगह अपना राज्य बना रहे थे, क्यों कब्जा कर रहे थे। तो 13वीं शताब्दी में आमिर खुसरो ने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये क्या बोलते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हर एक अलग अलग लैंड की। जैसे सिंध का जो एरिया, वहाँ पे सिंधी बोलते हैं, लाहौरी, कश्मीरी, डुअर समुद्री, सदर्न कर्नाटका में तेलंगनीन, आंध्र प्रदेश, गुजरीन गुजरात, मालबारिन तमिलनाडु, गोरिन बंगाल। तो इस तरीके से क्या बताते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस एरिया के हिसाब से बोली जाती थी। जो संस्कृत लैंग्वेज है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बिलोंग नहीं करती थी, काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है जिसको ब्राह्मण्स यूज़ करते थे, कॉमन लोग यूज़ नहीं करते थे।
अब हम क्या देखते हैं, बाय 1700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या देखते रहे कि 700 शताब्दी तक काफ़ी सारे हमें चेंजेस, जो किस किस जगहों पे लोग रह रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनका क्या कल्चर है, ये हमें देखने में आता है। उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि एक बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं उनमें होते हैं। जैसे उस डायनेस्टी मतलब जो एक परिवार चलता रहता है, राजा है उसका बेटा राजा बना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। जैसे चोला डायनेस्टी थी, खलजीस की एक डायनेस्टी थी जिसमें 5-6 राजा रहे, इसमें 5-6 राजा रहे, तुगलक आए, मुगल्स आए। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, पैन रीजन मतलब पूरे इंडिया में, बड़े एरिया में, जो बहुत लंबे एरियाज तक हम नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक भी इनका राज चल रहा है। ठीक है। जब मुग़ल रूलर्स 18वीं शताब्दी में इनका डिक्लाइन होने लगा, कमज़ोर होने लगे, कम से कम इन्होंने 700 से 800 साल, कुछ लोग 900 साल भी 900 साल बोलते हैं, इन्होंने राज करा लगभग। हम अप्रॉक्स देखें तो क्या हुआ कि जो रीजनल स्टेटस है, ये हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, मेडिवल इंडिया क्या क्या चेंजेस आए। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल had altered the characters of the regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एरियाज थे जो रूल करे गए, छोटी रियासत ने करे हों, बड़ी रियासत ने करे हों, तो उसके चेंजेस जो उसके अफेक्ट उस एरिया पे पड़े हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक नया पार्ट स्टार्ट होता है, न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स। तो कुछ चीज़ें जो पहले नहीं थी, जो हमारे हिंदुस्तान वाले पार्ट में बोलें तो कुछ चीज़ें बाहर से आने लगी, क्या क्या चेंजेस आए वो हम देखते हैं। जो 1000 ईयर की हिस्ट्री में जो चेंजेस हुए, अलग अलग डेवलपमेंट हुए रिलीजियस ट्रेडिशंस में, जैसे एक कलेक्टिव बिलीफ हुआ, सुपर नेचुरल एजेंसी, रिलीजन मतलब धर्म, was closely connected with social and economic organization of local communities as the social worlds of these so did their beliefs। तो क्या बोल रहे कि जो चेंजेस होते गए ये हमारे सोसाइटी में हम किस तरीके से रहने, हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, उसने भी अफेक्ट करा। दूसरा, बहुत सारे लोगों के जो ये किसी चीज़ पे बिलीव करते तो पर्सनल रहते थे, कभी कभी जो सब सोसाइटी में इकट्ठा होकर कर रहे हैं, आधी बार इस तरीके से रहते थे जो इनके बिलीफ रहते थे, जो मान्यता रहती है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़। तो हमने क्या चेंजेस, न्यू डिटीज़ मतलब जो नए भगवान हैं, जो नए जिनके बारे में पूजा होने लगे, जो इससे पहले हमने नहीं सुना था। अगर हम एशियन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे जिन भगवान की पूजा होती थी, अग्निदेव, अग्नि, इंद्र, इनके बारे में, शिवा के बारे में बात हुई। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, न्यू डिटीज़, नई तरह की फॉर्म आई हैं और टेम्पल्स बनने लगे हैं, इम्पोर्टेंस बढ़ गया है ब्राह्मण्स का, और एक सोसाइटी में उनकी डोमिनेंट पोजीशन बनी है। तो हम ये चेंजेस धीरे धीरे देखते हैं। और जो उनकी नॉलेज थी संस्कृति, इसकी वजह से उन्हें ब्राह्मण्स को बहुत रिस्पेक्ट मिली और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे वो सोसाइटी में हो जाते हैं। उसके साथ ही जो नए रूलर्स थे, जो लोग राजा बनना चाहते हैं लेकिन वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग नहीं करते, तो उन्होंने सपोर्ट करा इन ब्राह्मण्स को, जिससे कि उन्हें भी रिकग्नाइजेशन मिल सके, क्योंकि ब्राह्मण्स वो एक अच्छी पोजीशन पे सोसाइटी में थे, जहाँ पर लोग उन्हें अलग निगाह से देखते थे कि ये पढ़े लिखे हैं, इनको बहुत सारा ज्ञान है, इन्हें वेदास का ज्ञान है, ये संस्कृत पढ़ सकते हैं, इस वजह से। इसी के साथ हमने एक नया ट्रेंड देखते हैं, हम इस बुक मेडिवल में पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट। भक्ति मतलब आपका किसी एक चीज़ के प्रति लगाव हो जाए, आप पूरा डिवोशन, आप एक तरीके से अंधभक्त मतलब अंधे हो जाएं, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई ना दे भक्ति में। तो एक भक्ति का ट्रेडिशन चला। इसको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं कि जो गुरु ने बताया शिष्य बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करेगा, जो भी गुरु के आदेश हैं। तो एक भक्ति ट्रेडिशन चला, जो हम इस में चैप्टर 8 में देखेंगे आगे। ये वो भी पीरियड है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेडिवल इंडिया वाला पीरियड, जहाँ पर अलग अलग तरह के न्यू रिलीजन्स आए। जैसे जब जो मर्चेंट्स, जो बिजनेस लोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे,
तो वहाँ से वो लेकर आए होली बुक कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी में क्या देखते हैं कि कुरान की बुक, जो इनका कुरान जो ग्रंथ है मुस्लिम, जिसकी बहुत ज़्यादा जिसको मानते हैं, होली बुक मानते हैं। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान इज़ देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड। तो हमारे हिंदुज़म में क्या है कि बहुत सारे गॉड हैं, और कुरान में क्या है कि वो एक पर्टिकुलर अल्लाह को ही मानते हैं, जहाँ पे बहुत सारा, और ना ही किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। क्या बताते हैं, हुज लव मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, कि अल्लाह की कृपा रहे सब पे जो उसमें बिलीव करते हैं, और वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। Many rulers or patrons of Islam and ulama learned theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers। तो अब क्या है कि जैसे हिंदुइज़्म में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान के बारे में बताते हैं, उसी तरीके से इस्लाम में भी दो ग्रुप बट गए। एक ग्रुप बटा शिया मुस्लिम। शिया मुस्लिम कौन होते हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद थे, प्रोफेट मोहम्मद के जो सन इन लॉ, जिनको वो वारिस मानते हैं प्रोफेट मोहम्मद के बाद, जो उनके सन इन लॉ हैं अली, वो हैं शिया, वो हैं शिया। उसके बाद जो दूसरी कम्युनिटी बनी वो थे सुन्नी मुस्लिम्स, जो मानते थे कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद जो असली लीडर हैं वो खलीफास हैं। जो उनके जो प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ थी, जो उनके फादर थे, उनमें से एक खलीफा बने थे। बाद में ट्रेडिशन चलता रहा, तो ये दो ग्रुप बट गए। शिया वो हैं जो उनके सन इन लॉ को उनका आगे अपना गुरु मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है जो फॉलो करते हैं, वो है जो खलीफास को फॉलो करते हैं। तो ये दो डिवाइड हो गए, शिया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो इसी तरीके से हमारे चेंजेस देखते हैं मुस्लिम्स में। जो शिया मुस्लिम्स वो हैं जो बिलीव करते हैं प्रोफेट मोहम्मद के बाद जो उनके सन इन लॉ थे अली, उसको वो अपना लीडर मानते हैं, लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। उसी के बाद जो लोग खलीफास, प्रोफेट मोहम्मद के बाद जो खलीफास बने, उनको जो मानते हैं, उनको बोले जाने लगा सुन्नी मुस्लिम्स। खलीफास कौन थे, जो सुन्नी मुस्लिम थे, उनका मानना था कि जो प्रोफेट मोहम्मद के जो वाइफ के फादर थे, उनको वो अपना लीडर मानते थे। कुछ लोग मानते थे कि जो प्रोफेट मोहम्मद के जो बहुत अजीज़ थे, जो उनके सन इन लॉ थे अली, उनको वो अपना गुरु मानते थे। तो इसमें दो डिफरेंसेस आ गए, और इस तरीके से दो मुस्लिम्स में डिवाइड आया। उनकी शिया बोले जाने लगा, एक को बोले जाने लगा सुन्नी, उनके बिलीफ के मुताबिक। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि historians do not see time just as a passing of hours, days or years, as a clock or calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into larger segments, periods that possess shared characteristics. तो क्या बताने की कोशिश करा कि इतना ज़रूरी नहीं है हमें जानने के लिए कि हिस्टोरियंस किस हिसाब से डे या ईयर्स में चेंजेस आ रहे हैं कैलेंडर के, उस हिसाब से वो एक टाइम या काल को नहीं बांट रहे हैं। वो जो चेंजेस हुए हैं इकोनॉमिकली, सोशली, और एक लंबी हिस्ट्री जो चल रही है, उस हिसाब से उन्होंने डिवाइड करा है। जैसे यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है, 6th क्लास में हमने देखा था कि जो इंग्लिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या करा था कि हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, जबकि जो गलत तरीका था, जो अब के जो हिस्टोरियंस मानते हैं, वो जो मैंने आपको पहले बताए, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में हमने अपने इतिहास को बांटा है 3 कालखंड में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्यों ऐसे हम डिवाइड कर रहे हैं, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बहुत सारे चेंजेस आए हैं धीरे धीरे। जो पहले हमने शुरू में देखते हैं, हम एशियन में हंटर गैदर्स के बारे में बात करते हैं, जो जंगलों में रहते थे, जो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। उसके बाद फार्मर्स आए, फिर लोग धीरे धीरे टाउन्स में, विलेजेस में रहने लगे, फिर धीरे धीरे एम्पायर्स बने, किंगडम्स बने। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम क्या देखते हैं कि अलग अलग कालखंड में बांटा गया। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, जो हम इस साल पढ़ेंगे 7th क्लास में हम पढ़ेंगे मेडिवल। ठीक है,
उसी के साथ जो डेवलपमेंट हुआ हम देखते हैं समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टल फॉरेस्ट पीपल द डेवलपमेंट हिंदुज़म इस्लाम इज मेजर रिलीजन्स। और बाद में मॉडर्न इंडिया में क्या देखते हैं, यूरोपियंस आते हैं, यहाँ पर कंपनी खोलती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे वो एक सोसाइटी में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी आती है अलग अलग जगहों से, हिस्ट्री में जो वो चेंजेस आते हैं वो हम आगे देखेंगे। जो 1000 ईयर्स की इंडियन हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए 16th और 18th सेंचुरीज में मेनली। जो 16th और 18th सेंचुरी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 8th एंड द 11th सेंचुरी। द इंटायर पीरियड ऑफ एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स। तो क्या बोल रहा है कि जो मेडिवल पीरियड है उसमें बहुत सारे ओवरलैप हो रहा है, जो मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था। जो मेडिवल पीरियड के बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो हम मॉडर्न पीरियड से मिलते जुलते हैं। जो मॉडर्निटी जो आ रही है, उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो रहा है, उसके हम चेंजेस देखेंगे। तो बेटा आपको ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।